आज होल्डिंग कंपनी का लास्ट क्लास हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सवाल है होल्डिंग कंपनी का रिलेटेड जो इशू हम लोग छोड़ के आए हैं सबको कंबाइन करके मैंने एक प्रॉब्लम बनाया है और एक प्रॉब्लम आपको दे दिया है। आप ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखेंगे। फर्स्ट फेज में मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूँगा, वेरी छोटा। उसके बाद ये प्रॉब्लम का सलूशन स्टार्ट करूँगा। अभी तक आप लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्ड करता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के बैलेंस शीट में रहता है और होल्डिंग कंपनी नॉट ओनली द इक्विटी शेयर होल्ड करता है, वो प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड कर सकता है। तो देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स investment in the preference shares of S Limited by H Limited. H Limited जैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन एच लिमिटेड तीन जगह में होगा। हो सकता है, होगा मतलब हो सकता है। ऑन इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड बाई एच लिमिटेड, तीन जगह में हो सकता है। ऑन इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, ऑन डिबेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड। याद रखना, to decide holding or subsidiary only we will consider the equity shares. First point, on deciding the holding subsidiary relationship we will consider the proportion of holding of equity shares only. That is number of equity shares held divided by total number of equity shares of S Limited। मतलब ओनली इक्विटी शेयर्स को करेंगे, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। किसके लिए? टू डिसाइडिंग प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग। नंबर 2, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व investment includes all the three types of investment in subsidiary limited, that is investment in equity
प्रेफ डिवेंचर। डन। प्री एक्विजिशन इक्विटी includes nominal value of investments, nominal value of all three types of investments in S Limited, that is nominal value of NV, nominal value of equity shares held plus nominal value of pref share held plus nominal value of debenture. ओके, तो एकदम क्लियर मैटर। क्या प्रोपोर्शन होल्डिंग के लिए सिर्फ इक्विटी, लेकिन जब हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे सिर्फ याद रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में तीनों इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर तीनों में ही सब्सिडियरी में इन्वेस्ट करके रखा है। सिमिलरली अगर तीनों इन्वेस्टमेंट है तो तीनों इन्वेस्टमेंट का तो नॉमिनल वैल्यू होगा, इन्वेस्टमेंट तो मार्केट वैल्यू में होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। हाँ, तो नेचुरली प्री एक्विजिशन इक्विटी जब कैलकुलेट करोगे दोस्त, तब नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफ शेयर हेल्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हेल्ड, तीनों को ही लेस करेंगे। क्लियर सर? बाकी जो बचा रहेगा, अच्छा ये था इन्वेस्टमेंट प्रेफ शेयर इन एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका क्या होगा? फ्रॉम एस लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी और प्रेफ शेयर्स का दो हिस्सा होता है, ट्रांसफर टू ग्रुप बेस्ड ऑन proportion of holding of equity shares plus holding of preference shares। आप देख सकते हैं यहां पर डिस्कशन टाइम मेरे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स तीन किया था, लेकिन यहां पर सिर्फ लिखा हूं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मतलब बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप में कितना जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, दैट इज ये किसके बारे में बात कर रहा है? नॉमिनल वैल्यू। उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं है बाबा, नॉमिनल वैल्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। ग्रुप का जो पोर्शन है ग्रुप में जाएगा, बैलेंस पार्ट रिलेटिंग टू आउटसाइडर्स ट्रांसफर कहां पर होगा? ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन। डन। जो लास्ट क्लास का प्रॉब्लम है वहां पर प्रेफरेंस शेयर था प्रोबेबली, वहां पर आप देखेंगे इस लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर में एच लिमिटेड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए जितना तक मुझे याद है
मैंने यहाँ पर वहां पर ठीक इस जगह में लिखा था 100% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कारण भी समझाया था। तो यहां पर अगर 10% प्रेफरेंस शेयर है तो यहां पर 90%, यहां पर 10% इक्विटी। सर क्या उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं? अगर 10% इक्विटी होल्डिंग होगा तो होल्डिंग सब्सिडियरी का तो रिलेशन ही नहीं होगा। वेरी गुड, मतलब मिनिमम 50 से ऊपर होगा, तो 50 से ऊपर मान लेता हूं यहां पर। तो प्रेफ अगर 10% है तो प्रेफ का 90% जाएगा माइनॉरिटी में, इक्विटी का 60% है तो माइनॉरिटी में जाएगा इक्विटी 40%। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये भी सेम होगा लेकिन मजा है। ट्रांसफर टू ग्रुप मतलब एच लिमिटेड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट होल्डिंग ऑफ एच लिमिटेड इन द डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड। मतलब ग्रुप में ट्रांसफर करेगा जितना नॉमिनल वैल्यू होल्ड करके रखा है। सर सेम ही तो करा रहे हैं, होल्ड कर। बैलेंस पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ट्रांसफर एंड एग्रीगेटेड with the non-current liability of group company। इसका मतलब जो समझा है एग्जैक्टली राइट आप लोगों ने समझा है। फिर से आउटसाइडर के लिए बैलेंस पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर का जितना बाहर लोग होल्ड करता है वो जाता है कहां पर? ट्रांसफर टू सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन डिबेंचर का क्या? डिबेंचर उसका जो ग्रुप कंपनी होल्ड करता है तो ग्रुप कंपनी के साथ एडजस्ट होगा, बाकी जो आउटसाइडर होल्ड करता है वो कहां पर जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी में ग्रुप का अगर कोई डिबेंचर है तो डिबेंचर के साथ ऐड करके बैठेगा, नहीं तो नॉन करेंट लायबिलिटी में। मतलब क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा? नेवर मर्ज विथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं जा सकेगा, वो सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी बोल के ही बैलेंस शीट में बचा रहेगा। ठीक है, मतलब ये अगर डिबेंचर 20% वो होल्ड करता है तो डिबेंचर 80% जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी में। अगर डिबेंचर 0% होल्ड करता है तो नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा 100%। डन, कॉपी कर लीजिए। ये एक नोट्स आप लोगों के लिए बाकी था जो मैंने करा दिया। आज का प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी हम लोग कर देंगे, देख लीजिए।
चलिए अब प्रॉब्लम में आते हैं, जिसके लिए एक घटना हम लोग घटा रहे हैं। प्रॉब्लम में आप आराम से देखिएगा, आप लोगों को समझ में थोड़े बहुत तो आ ही चुका है। नोट्स को रखिएगा, नोट्स देखिएगा तो समझ में सब आ जाएगा। चलिए चलिए प्रॉब्लम नंबर 9, द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020 आर एज फॉलोज। दे दिया है शेयर कैपिटल में 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफ शेयर कैपिटल, ओके। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व एंड पीएल, ओके। अच्छा, जनरल रिजर्व का फिगर ओपनिंग डेट का ही दे दिया है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स दे दिया है, क्रेडिटर्स 2060। चलिए टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल में गुडविल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, 3000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड purchase on 39/10, 400 preference share in S Limited purchase on 39/2020 और preference share है 1/120। current asset, stock, debtors, cash at bank। other current asset, अच्छा issue expenses आप जानते हैं, capital profit को हम लोग क्या करते हैं, capital loss को, that is a capital loss जिसको हम सेट ऑफ करते हैं कैपिटल प्रॉफिट से। एडजस्टमेंट, ओपनिंग डेट में पीएल का डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब नेगेटिव बैलेंस आ ही सकता है। लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया है, गलती से पीएल में क्रेडिट, कॉमन एक चीज। क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड, ओके। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस, मतलब जो हम लोगों ने क्लास नंबर 3 में किया, आज इसका एप्लीकेशन होगा। पेमेंट पेड बाय इंटरिम डिविडेंड, जो क्लास नंबर 4 में किया, उसका एप्लीकेशन होगा। फाइनल डिविडेंड किया था, इंटरिम डिविडेंड अभी आ रहा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, बोथ द कंपनी प्रपोज 10% इक्विटी डिविडेंड, दोनों का कुछ नहीं है, दोनों को चुपचाप बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद लिख देना है और कोई काम नहीं है। रादर ये प्रॉब्लम छोटा ही है, प्यारा सा नन्हा सा साम। चलिए स्टेप 1 देखते हैं विजिबल और नहीं, हाँ हो जाए। स्टेप 1, डेट ऑफ एक्विजिशन, जितना तक मुझे कुछ याद नहीं, 39/20 सो प्री नहीं, हम लोग पोस्ट एक्विजिशन 6 मंथ, मतलब टाइम एडजस्टमेंट होगा। स्टेप 2, proportion of holding, sir equity na pref always on the basis of equity holding। प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन वो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेशन में नहीं आएगा। हाँ, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में आएगा जरूर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग करिए। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, हाउ मच? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड 3000 और वहां पर है 4000। वेरी गुड। सो 3000 डिवाइडेड बाय ₹100 करके शेयर है ना, इनटू 100
that is equal to 75%. Minority interest naturally 25%. Step 3, तो पहले ये निकल गया डेट ऑफ एक्विजिशन एंड क्या प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग. अब स्टेप 3 वर्किंग्स. यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं है. नंबर 1 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड. कौन सा ईयर? 2018-19. प्री एक्विजिशन डिविडेंड 18-19 पेड बाय एस लिमिटेड. प्रोबेबली रिजर्व से दिया होगा बिकॉज उसका तो पीएल में लॉस था. 10% ऑन 4 लाख. डिविडेंड नहीं लेंगे, एज्यूमिंग लास्ट ईयर दिया है. 10% ऑन 4 लाख दैट इज इक्वल टू 40,000. रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड. एच लिमिटेड का शेयर होल्डिंग है 75% ऑन 40,000. तो जाहिर सी बात है उसको मिलेगा 30,000. कंपनी ने इशू 40,000 किया है, सर उसको 30 मिल रहा है. अरे गधा, बाकी 10,000 माइनॉरिटी को मिलेगा. इसमें बोलने की क्या मैटर है. इंटर डिविडेंड wrongly credited to HPL, जो उसने गलती किया है. Therefore rectification entry HPL account debit to investment in इक्विटी. बिकॉज अब तो 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट है. इक्विटी शेयर्स 30 उसने गलती किया होगा. नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड. कितना? ऑन 1/1/2020. तो for 9 months कितना? 40,000. 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट इंटरिम डिविडेंड? आई थिंक प्रॉफिट किया होगा इंटरिम डिविडेंड 5%. 5% on the last 9 months. ओके, देखिए 5% स्ट्रेट वे में बोल दिया. अगर @ 5% होता तो प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन होता 9/12 into 9/12 होता. लेकिन @ नहीं बोला है, सिर्फ 5% बोला है. तो स्ट्रेट वे में 5% मतलब 40,000 20,000 स्ट्रेट वे आंसर. रुपीज 20,000. और वो भी क्या किया? क्रेडिटेड टू पीएल. कहां पर? अच्छा 20,000 पेड बाय एच लिमिटेड. रिसीव्ड बाय एस लिमिटेड. पेड बाय एस लिमिटेड, रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड. 20,000 का 20 पूरा मिल जाएगा? नेवर सर, उसका 75%. रुपीज 15,000 क्रेडिटेड टू पीएल. तो इसका भी रेक्टिफिकेशन लगेगा. एंट्री नहीं देंगे, करने के बाद हम लोग देखेंगे. तो बोलिए सर क्या होगा? बिकॉज ये 15,000 में तो सोच के रखना पड़ेगा. 9 मंथ में 6 मंथ प्री, 6 मंथ 3 मंथ पोस्ट. Therefore pre semester 3 को याद करो. प्री एक्विजिशन डिविडेंड
कितना 15,000 इंटू 6/9, 6/9 मतलब 2/3, 10,000. Post acquisition, dividend कितना 15,000 इंटू 3/9. तो ये था कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट. गलती से उन्हें क्या किया, पूरा 15,000 को ही क्रेडिट कर दिया. तो इसके लिए भी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा. 15,000 में सिर्फ 5,000 में ठीक ठाक किया, रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट किया, लेकिन 10,000 के रेस्पेक्ट में तो गलती किया, वो तो कैपिटल प्रॉफिट था, इसने रेवेन्यू प्रॉफिट में डाल दिया, उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, HPL अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड इक्विटी शेयर्स 10,000. तो ये दो जगह गलती था, मैंने रेक्टिफिकेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को दिखा दिया. ओके, जब करेंगे तब सब पहले मैंने वर्किंग करके रख दिया. 3 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. देखिए अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक 16,000. तो अनसोल्ड स्टॉक इनटू प्रॉफिट बाय सेल्स 16,000 into 5,000 upon sells 20,000, that is equal to ₹4,000. अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का HPL अकाउंट डेबिट जर्नल एकदम नेसेसरी नहीं है, समझाने के लिए बार बार करता हूं. HPL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. ओके, चलिए, तो ये 3 ही वर्किंग था और कुछ नहीं. हम लोग आराम से देख सकते हैं. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट स्टेप 4. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसका, एस लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. डेट ऑफ एक्विजिशन 1/39/20. बाप रे, इस सब में पर्टिकुलर्स कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, PL जनरल रिजर्व टोटल. चलिए PL
ओपनिंग बैलेंस क्या था? डेबिट बैलेंस, मतलब कैपिटल प्रॉफिट की जगह था कैपिटल लॉस। एंड ऑफ द ईयर कितना पीएल आया है? एंड ऑफ द ईयर पीएल आया है 1,80,000। हाँ, पॉजिटिव 1,80,000। मुझे बोलिए तो स्टार्टिंग में नेगेटिव था 1,00,000, उसके बाद 1,80,000 पॉजिटिव आ गया, कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली राइट, आपने ही सोचा शायद 2,80,000 का करंट ईयर में शायद प्रॉफिट हुआ होगा। यस, तो 1,00,000 लॉस से आपका प्रॉफिट हुआ है 1,80,000, क्लोजिंग फिगर दिखा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 प्रॉफिट हुआ होगा। टू जनरल रिजर्व, ओपनिंग फिगर क्लोजिंग फिगर सेम ही है, 1,20,000 पॉजिटिव 1,20,000, नेगेटिव तो नहीं बोला है, 1,20,000 वो भी एट द बिगिनिंग, क्लोजिंग में भी 1,20,000 बिकॉज वो उसी डेट का दे दिया है, तो ड्यूरिंग द ईयर नील। टोटल 3 lakhs, नील 2,80,000 प्लस 20, माइनस था ना, माइनस प्लस करके 20। एड एबनॉर्मल लॉस, फर्स्ट नोट याद रखो क्या होता था, पहले ऐड बैक करेंगे उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल लॉस, लॉस ड्यू टू फायर, अमाउंट प्रोबेबली 10,000, नॉर्मल लॉस 10,000, ओके। 10,000 करंट ईयर से हुआ होगा तो करंट ईयर में माइनस किया होगा तो उसको ऐड बैक कर दिए। एबनॉर्मल गेन होता तो ऐड हो चुका है, उसको माइनस करते। ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बोनस नहीं है ना, तो 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन क्यों सर? फाइनल डिविडेंड 2018-19 18-19 का फाइनल डिविडेंड, एज को 30 मिला है लेकिन दिया है तो 40, तो प्लस 40। इंटरिम डिविडेंड 1,120 प्लस 10 50 कितना 20 डन। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? नहीं सर, तो 20,000 2,50,000 करेक्ट। 20,000 2,50,000, क्यों 2,50,000? गलत किया है, 3,50,000 3,50,000, तो लेस टाइम एडजस्टमेंट कितना मंथ? 6 months। पीएल में कितना? अच्छा यहां पर तो नील है, 3 लाख लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये आप टैली नहीं करेगा, गलती से भी मत लिखो। 3,50,000 मैंने 12 महीने का यहाँ पर ले लिया था, लेकिन वो तो 12 महीने का नहीं, 6 महीना का कैपिटल प्रॉफिट था, प्री प्रॉफिट था, तो 6/12 मतलब 7, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 1,75,000, तो प्लस 1,75,000 यहाँ पर, माइनस 1,75,000, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट से ट्रांसफर हुआ कैपिटल प्रॉफिट, तो 1,95,000 1,75,000 लेस। मैंने तो डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर ही नहीं किया। चल फायर का डेट कब है बोलो तो? फायर का डेट
abnormal loss due to fire 1/8/2019, तो 1/8/19 जो कि 100% प्री पीरियड में है, तो लेस एबनॉर्मल लॉस। ये इग्नोर करने का कारण मैं करंट ईयर का प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद मैं जो प्रोपोर्शनेट रेस्पेक्टिव जगह से एडजस्ट करूंगा। एबनॉर्मल लॉस फायर 1/8/19, तो ये 10,000 माइनस यहां से होगा, पहले ऐड बैक करें, उसके बाद माइनस तो करना ही पड़ेगा कैपिटल से। क्यों कैपिटल लॉस है? इसलिए ना, पीरियड प्री पीरियड में है। लेस डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल डिविडेंड 2018-19 वेरी मच कैपिटल प्रॉफिट से जाएगा। कितना? 40,000। इंटरिम डिविडेंड क्या? इंटरिम डिविडेंड सर, उसका कुछ पार्ट प्री है, उसका कुछ पार्ट पोस्ट, मतलब पूरा ना मैं प्री से माइनस करता हूं, कर सकता हूं, ना कैपिटल से माइनस करता हूं, कर सकूंगा। तो ये 9 मंथ्स था, ये 20,000, तो उसका 6 मंथ यहां पर जाएगा और 3 मंथ यहां से लेस होगा। फॉर प्री 20,000 into 6/9 into 6 divided by 9, 13,333, तो माइनस होगा 13,333। फॉर पोस्ट 20,000 into 3/9, 20,000 into 3/9, 6,667। तो ना मैं पूरा 20,000 कैपिटल से लेस कर सकता हूँ, ना रेवेन्यू से, तो जिसका जिस पीरियड में है वहां से लेस किया। वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, पहले भी सिखाया था। कैपिटल से कैपिटल माइनस किया, रेवेन्यू से रेवेन्यू माइनस किया, बस स्टोरी खत्म। करेक्ट प्रॉफिट। $195,000 minus 50 minus 13,333, 131,667, जिसका शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, इसका 75%, इसका 25%। करते हैं इनटू 75%, 98,750, उसका शेयर है 32,917। सिमिलरली 1,75,000 minus 6,667, 1,83,333, इसका 75% रेवेन्यू जाएगा यहाँ पर 1,26,250, 42,083, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नील। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर एक कलम ऑफ माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। 32,917 प्लस 42,083, 75,000 माइनॉरिटी का टोटल।
तो माइनॉरिटी का शेयर हो गया एच का शेयर, एंड माइनॉरिटी का शेयर इन इक्विटी कैपिटल कितना परसेंटेज? सर 4 लाख के ऊपर इंटू 75%, 25%, तो हाउ मच? 1 लाख प्लस शेयर इन प्रेफरेंशियल कैपिटल, मतलब एच लिमिटेड को छोड़ के बाकी जितना है वो लोगों का देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर में उसने 40,000 शेयर होल्ड करके 400 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखा था। 400 मतलब 40,000 प्रेफरेंशियल कैपिटल एच लिमिटेड ने होल्ड करके रखा था। तो माइनॉरिटी लोगों के लिए कितना होगा? 1,40,000 माइनस 40,000। वेरी गुड, यहां पर भी 1 लाख। तो 4 लाख का 25% 1 लाख हुआ, और प्रेफरेंस शेयर 1,40,000 था जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड करता है 40,000। तो बचा कितना है आउटसाइडर के लिए? 1 लाख। 2,75,000 शेयर ऑफ माइनॉरिटी। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। डन। स्टेप 5, नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, सॉरी consolidated PLGR, investment in S Limited, PLS Limited, H Limited, मतलब ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग एच लिमिटेड के घर में देखेंगे। बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफ, 4,80,000 45, 4,80,000 45, और पीएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, पीएल का बैलेंस 2,80,000 एंड 2,80,000 and 2 lakh. Done. Less rectification of errors. Final dividend 2018-19 entirely credited to PL. तो गलत क्या होगा? 30,000। सो इन्वेस्टमेंट से भी माइनस, PL से भी माइनस। इंटरिम डिविडेंड wrongly credited entire amount। उसको मिला था 20 में 15,000, क्या 15,000 ही उसको क्रेडिट करना चाहिए था पीएल में? ना, 5,000 ठीक किया।
लेकिन आउट ऑफ 15,000 सॉरी 20,000 में उसका शेयर कितना है 75%। उसमें प्री कितना था, गलती किया था 6/12 में 6/9 में। वाई 15,000 डिविडेंड, जिसके भीतर ये 9 महीने का डिविडेंड था, उसमें 6 महीना कैपिटल प्रॉफिट था, 3 महीना पी रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट को भी उसने रेवेन्यू में डाल दिया, तो रेक्टिफिकेशन उसका जरूरत पड़ेगा, दूसरे का नहीं। कितना -10,000 -10,000 पीएल से भी घटेगा, इन्वेस्टमेंट से भी घटेगा। rectified amount (4,80,000) minus plus 45 minus 40 4,85,000 2,40,000 2 lakh less pre-acquisition equity, share in capital, equity उसमें होल्डिंग है 75% और 4 लाख -3 लाख। प्रेफरेंस शेयर उसमें होल्डिंग है ₹40,000। कैपिटल प्रॉफिट उसमें इसका शेयर कितना था कैपिटल प्रॉफिट में 98,750। तो 4,85,000 -3 लाख -40,000 -98,750 46,250 गुडविल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पीएल का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1,26,250। इससे कितना शेयर मिलेगा इस लिमिटेड को, तो अमाउंट (2,40,000 minus 126,250) 1,13,750 2 lakh less unrealized profit। कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000, तो माइनस करो 4,000 पीएल से। बैलेंस ट्रांसफर टू CBS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कितना -4,000 1,09,750। अब एग्रीगेटेड फिगर
स्टेप 6, एग्रीगेटेड फिगर क्या क्या है? लैंड बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, स्टॉक डेटर्स कैश, स्टॉक डेटर्स कैश, क्रेडिटर्स। H limited balance, S limited, 5 lakh, 3 lakh 20, 5 lakh, 3 lakh 20, 3 lakh 60, 1 lakh 80, 80 60, stock 155 180, 155 180, 40 1 lakh 50, debtors, cash 180 70, creditors 20 60, less unrealized profit, स्टॉक से माइनस होगा 4000, less set off debtors to creditors, 20,000, कैश इन ट्रांजिट नहीं है, इंटरमीडिएट एबनॉर्मल लॉस सभी हो चुका है। अमाउंट ट्रांसफर टू CBS 8 lakh 60। सर एक चीज हमने मिस किया, दैट इज डिवेंचर। ओके, वन लाख 81, 3 lakh 61, डिवेंचर 2 lakh, 1 lakh। माइनॉरिटी में डिवेंचर नहीं जाता है, इसलिए एग्रीगेटेड नोट्स में लिखा था। तो डिवेंचर 3 lakh, ये 80, ये 2 lakh 50, ये 1 lakh 70, ये 132, 1 lakh 40, 5 lakh। बस अब
बैलेंस शीट आप लोग कर सकेंगे, बैलेंस शीट आप लोग खुद कीजिएगा, सब नहीं करा के दूंगा। डन। मैं कैलकुलेशन से एक देख लेता हूँ। 1,55,000 प्लस 1,80,000 माइनस 4,000, 3 लाख था 31। अब तो बैलेंस शीट आप लोग बैठा ही सकेंगे, बैठा दीजिएगा। अच्छा, एक गलती हो गया था जो आप लोगों ने नहीं लिखा था, एड गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। हाउ मच गुडविल ऑन कंसोलिडेशन? 46,250। पहले मुझे ऐड करना चाहिए था 1,86,250। गुडविल का वैल्यू इतना आएगा। एक कंसोलिडेशन से गुडविल आया था ना 1,46,250, तो एग्जिस्टिंग गुडविल था 1,40,000 प्लस 42,060। अच्छी तरह से देख लीजिए, एग्जिस्टिंग गुडविल था प्लस कंसोलिडेशन से गुडविल, आप पहले ही ऐड कर सकते थे। चलिए, मैंने 2 जगह कुछ गलती किया, वो मुझे रेक्टिफाई करना है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। सबसे बड़ा गलती तो मेरा इस साइड में है। मैंने पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट प्लस किया था, मैंने आंसर क्या लिखा है देखो, माइनस करके। $366,250 अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद वो फिगर हो जाएगा 3,62,250। तो ये एक जगह गलती मैंने किया, दूसरा और एक जगह गलती कैसे हो गया मुझे पता नहीं। 20 प्लस 16 माइनस 20 करने से 60,000 आता है, मैंने 80 कर लिया। अब आप देखेंगे पूरा बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। मैं बैलेंस शीट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इस साइड में, ओके, थोड़ा देख लीजिए। ना सर, बैलेंस शीट कहाँ पर बनाएंगे? बैलेंस शीट के लिए एक जगह लगेगा मुझे, तो आपको तो मुझे रब करना पड़ेगा बेटा, नो ऑप्शन आया। In H Limited consolidated balance sheet, $31,320 equity and liabilities, shareholders fund
शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एच का 8 लाख, प्रेफ का 3 लाख। रिजर्व सरप्लस पीएल 3,62,000 चेंज किया, रिवाइज किया 3,62,250। देखिए वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक था। जनरल रिजर्व 2 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,75,000, नॉन करंट लायबिलिटी डिवेंचर डिवेंचर का कोई पोर्शन एस्टिमेटेड का माइनॉरिटी में नहीं जाएगा। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स चेंज करके गलती से 80 लिख दिया था, 60। एसेट्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, tangible, land and building, plant and machinery, land and building how much? 8,60,000, plant and machinery 5 lakh, intangible, अच्छा ये हेडिंग नॉन करंट एसेट का। इंटेंजिबल में है गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल था प्लस कंसोलिडेशन प्रोसेस में गुडविल आया 1,86,250। इन्वेस्टमेंट जितना तक मुझे पता है ये कंप्लीट हो चुका था, एडजस्ट हो चुका था, नील अदर इन्वेस्टमेंट नहीं था। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, स्टॉक बोल के नहीं लिखा जाता है, इन्वेंट्रीज 3,31,000, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स सेटअप करने के बाद 1,70,000, डेटर्स के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,50,000, 22,97,250। प्रॉब्लम खत्म हो गया। नो नोट 1, 2 कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। क्या लिखोगे नोट में? कंपनी प्रपोज 10% इक्विटी डिविडेंड, contingent liability of ₹2,000 in H Limited as pending suit. 2. Both company
proposed final dividend at the rate of 10%. For the financial year, मैंने सीखा था proposed dividend is an adjusting event, is a non-adjusting event, तो उसको नोट में लिखना पड़ेगा। बस सिर्फ नोट में लिखने के लिए एक नंबर। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैसे लिखा जाता है ये आप अगर दिखा सकते हैं वैसे ही एक नंबर मिलेगा, और तो कुछ है नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स में ही यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक। बैलेंस शीट के नीचे एक पेज बाद मत दीजिएगा। अच्छा, सिंस ये लास्ट क्लास है मेरा होल्डिंग, दो तीन चीज आप लोगों को समझा देते हैं। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन खाता याद है, कंसंट्रेट करो। आप लोग स्टेप 1 एंड वर्किंग करोगे लेफ्ट साइड से पेज का। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट भी लेफ्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपका फर्स्ट दो पेज में हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड आएगा, आप ये एग्रीगेटेड फिगर ऑलवेज याद रखना। ये एग्रीगेटेड फिगर सर ने बोला था खाता को घुमा लेने के लिए, और वो ऑब्वियसली और एनी सर्कमस्टेंसेस अगर राइट साइड में गैप भी है तब भी नहीं। नेक्स्ट पेज में ऑलवेज लेफ्ट साइड से शुरू करना, वो भी लैंडस्केप व्यू। मतलब पेज को आप घुमा लीजिए ऐसे, यहां पर लिखिएगा तो स्पेस आपको ज्यादा मिल जाएगा, और यहां पर लिखिएगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड लिखने के बाद यहां पर आपके पास सामने फिगर रहेगा, और ठीक यहां पर लंबा बैलेंस शीट करेंगे। क्लियर? यहां पर ऐसे तरह के एग्रीगेट करेंगे और यहां पर वैसे बैलेंस शीट करेंगे, सो दैट बैलेंस शीट करने के टाइम मोस्ट ऑफ द फिगर तो आप एग्रीगेट स्टेटमेंट से लेंगे, तो यहां से देखने से आपका गलती नहीं होगा। और इस पेज में आप कंसोलिडेटेड पीएल, जनरल रिजर्व, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ये दो पेज में करेंगे। और यहां पर खत्म भी हो जाए, आप गलती से भी यहां पर एग्रीगेट स्टेटमेंट मत कीजिएगा, यहां पर कीजिएगा और लैंडस्केप व्यू में, और यहां पर बैलेंस शीट। ये छोटा छोटा से संभाल के रखिएगा, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूं, इस बार के लिए 4-5 एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, फाइनल डिविडेंड जिसका रेक्टिफिकेशन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस, म्यूचुअल सेट ऑफ, कैश इन ट्रांजिट। दो चीज कर रहा है, एक म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स से सेटअप हो जाना, और एक कर रहा है कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का मतलब क्या था? कोई कंपनी ने, एच लिमिटेड ने पैसा भेज दिया, लेकिन वाई को, एस लिमिटेड को पैसा नहीं मिला, तो एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा। तो सेटअप जब करेंगे याद रखेंगे, आप पहले कैश इन ट्रांजिट का एंट्री देंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचा रहेगा उसके बेसिस में सेटअप होगा। ठीक है? तो छोटा छोटा एरिया कवर करेंगे, ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको 4 दिन बाद हम लोग जब आप लोग 4-5 दिन 6 दिन बाद जब आप लोगों को दिमाग में आप कंसल्टेशन करेंगे, आप भूल जाएंगे। ये जाहिर सी बात है, सबका होता है, सामने जो खड़ा है उसका भी होता है। आप क्या करेंगे? आप रेगुलर इंटरवल उसको एक बार देख के रखेंगे। देखने से ही, वीडियो एक बार रिकैप करने से ही आपको पता चल जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके पूरा जगह को कवर करके रखेंगे। डन? मैं आशा करूंगा विद इन, और बिकॉज आज होल्डिंग कंपनी का लास्ट जा रहा है, तो इसके बाद होल्डिंग कंपनी नहीं जाएगा, एक दिन गैप रहेगा। मंडे से न्यू छोटा एक चैप्टर शुरू होगा, जिसके लिए मैक्सिमम 3 से 4 क्लास लगेगा, जो आपका ईद से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। तो हो सकता है मंडे से शुरू करूं और ट्यूसडे से शुरू करूं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ईद से पहले याद रखिए, आप लोगों को होल्डिंग का जो लिखित नोट बाकी है एंड वीडियो देखना पूरा कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसको प्रोबेबली डिलीट करना पड़ेगा। इतना अपलोड ले नहीं रहा है, बहुत टाइम जा रहा है अपलोड करने में,
तो मुझे प्रोबेबली उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो होल्डिंग कंपनी का पार्ट मैं डिलीट कर दूंगा। तो जो करना है आप लोगों को, और डाउनलोड करके मत रखिए, मेरे पास तो है ही फिगर, आप लोग जब बोलेंगे मैं आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी ईद तक पूरा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ईद तक मैं पूरा अलाउ कर रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा, होप हम आप लोगों को होल्डिंग कंपनी ठीक ठाक ही लगा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, ऑनर्स जनरल सबका, तो सर हम लोगों के लिए ठीक है, तो फाइन, इसको अच्छी तरह से चर्चा कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड 3-4 होमवर्क देने की कोशिश करूँगा, 2-3 का फ़ोटो भेजूँगा, मतलब और टाइप मुझसे नहीं होगा, मैं फ़ोटो भेजूँगा, आप लोग उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। VR का जो प्रॉब्लम एरिया था मैंने सब करा दिया, इवन वही जो आज कराया था माइनस ओपनिंग बैलेंस में PL में माइनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन। अच्छा, और एक चीज़ मैंने नहीं कराया है, वो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, दैट इज मान के चलिए डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी नहीं है, मिड ऑफ द ईयर भी नहीं है, तो कब है? डेट ऑफ द ईयर एक्विजिशन एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बोला? डेट ऑफ द एक्विजिशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या होगा बोलिए? तो देखिए, जो चेंज होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, बाकी कहीं पर कुछ नहीं चेंज होगा। क्या होगा? आपका रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के कुछ आएगा ही नहीं, टाइम एडजस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, जितना एडजस्टमेंट है सब कैपिटल प्रॉफिट, ऐड भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल प्रॉफिट में, लेस भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल प्रॉफिट में, रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के कुछ नहीं होगा। आप लोग एक काम करेंगे, ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने भेजा है, ये 2 प्रॉब्लम को आप डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर पकड़ के सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश करेंगे, तो ठीक है। चलो, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने चेंज किया था वो बोल दिया था, 1 इज क्रेडिटर्स में चेंज हुआ था और एक कंसोलिडेटेड PL का फिगर में प्लस करने में गलती की।